एक बार हम जोरदार तालियां चाहेंगे श्री बाबूलाल मरांडी जी के लिए और मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं। अनूप जी से मैं अनुरोध करूंगी सर सम्मान श्री बाबूलाल मरांडी जी को लेकर आए। हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड की बात होगी तो श्री बाबूलाल मरांडी जी हर पंक्ति में आगे खड़े मिलेंगे। इसीलिए आज सबसे पहले हमने माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित किया है, जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हमें एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। और आपसे बातें करने के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे न्यूज 11 भारत के सीनियर प्रतिनिधि हैं, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूज 11 के साथ साथ 16 वर्षों का सफर तय किया है। कामयाबी के साथ, खूबियों के साथ अपना काम करते हैं। जी हां, श्री विपिन उपाध्याय जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। आप आए और श्री बाबूलाल मरांडी जी से इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करें। धन्यवाद आपका। एक बड़ा मौका और बड़ा मंच है। झारखंड गठन के 25 साल और न्यूज 11 भारत के इस सफर के 16वें वर्ष को हम पूरा करेंगे और इस बड़े मौके पे हमारे साथ जो शख्सियत है, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो अभी झारखंड विधानसभा में लीडर अपोजिशन की भूमिका में है। 15 नवंबर साल 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी ने शपथ ली। जिस तरीके से ये 25 साल का झारखंड का सफर पूरा हुआ है, इस 25 साल का आकलन बाबूलाल मरांडी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है कि 25 साल में जिन उद्देश्यों के साथ, जिस परिकल्पना के साथ अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया था, उसमें झारखंड कहां पहुंचा है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो 25 साल का सफर हम लोगों ने तय किया, जिस उम्मीद के साथ ये राज्य बना था, कहां पा रहे हैं आज की तारीख में झारखंड को? देखिए, इसको कई हिस्सों में हम देख सकते हैं, क्योंकि एक तो झारखंड जिन उद्देश्यों को लेकर के मांगे थी, तो पहला तो आप सबको ध्यान में होगा, जब झारखंड आंदोलन होता था तो उस वक्त लोग कहा करते थे कि भाई हमारे झारखंड क्षेत्र में काफी खनिज संपदा है, लेकिन इस क्षेत्र का उसके अनुपात में जो विकास का काम हुआ नहीं है और सत्ता में भी यहाँ के लोगों को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पाता है। ये पहले लोगों की ये शिकायतें होती थी। आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जैसे अलग झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, तो यहाँ के लोगों के हाथों में सत्ता आई। आप मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब कुछ बने और अपने हाथों से झारखंड को गढ़ने का भी लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। और आज अगर बेसिक जो विकास की जो बुनियादी चीजें आप जिसको कहते हैं ना, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो अगर हम 2000 पूर्व की स्थिति के बारे में हम आकलन करें तो हमें समझ में आएगा कि आज उस दिशा में हम काफी कुछ आगे बढ़े हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन हम पहले की तुलना में अगर एक एक में विश्लेषण करूं तो काफी समय लगेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं, जैसे मैं गांव से आता हूं और हम अपने गांव के घर जाना हमारे लिए मुश्किल होता था कि सड़कें नहीं थी, नदी नाला में पुल नहीं था, तो बहुत कठिन था। और हम लोग ऐसा सोचते थे कि जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तो लगता था कि पता नहीं कभी हमारे गांव हम कभी गाड़ी से आ पाएंगे कि नहीं, या गाड़ी पहुंच पाएगी कि नहीं। लोग बीमार भी होते थे तो इलाज कराने के लिए दूर तक लोगों को टांग करके लोग ले जाते थे, या गांव इस शहर से या बाजार से डॉक्टर को भी आने में दिक्कतें होती थी, बहुत प्रकार की कठिनाई थी। लेकिन मैं कह सकता हूं राज्य बनने के बाद आने जाने की सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध हुई और आप लोग आ जा सकते हैं। पहले गांव में बिजली भी नहीं हुआ करता था, कितने कठिनाई होते थे। मैं एक घटना लोगों को बार बार बताता हूं कि वो भी घटना ब्लॉक हेडक्वार्टर की, जहां सबसे अधिक लोग साक्षर लोग आपको मिलेंगे, वो महुआ डांड प्रखंड। जब हम मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बेतला से हम सड़क मार्ग से हम नेत्रहाट आ रहे थे, तो फिर महुआ डांड में कुछ लड़कों ने हमारी गाड़ी को रोका,
फिर हम उतरे, लोगों से हमने पूछा कि क्या समस्या है कि वो जाम कर रखे हो। लोगों ने कहा कि यहाँ बिजली नहीं पहुंचा है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। फिर मैंने उन सबसे कहा कि ठीक है, बिजली पहुंचेगी, आप चिंता मत करो। फिर जब हम रांची लौटे, फिर विभाग के पदाधिकारियों से बात किए और बिजली लोगों ने पहुंचाया। हमने कहा कि वहां बिजली पहुंचाना है, हम बोल के नौजवानों को। और बिजली जब पहुंच गई तो वहां से अफसरों ने हमें बताया कि सर बिजली पहुंच गई, आप चल करके उद्घाटन करें। और जब हम स्विच ऑन करने के लिए गए तो फिर लड़कों ने हमें घेरा। हमने कहा कि भाई क्यों, क्या मामला है? नहीं, कहा कि एक आदमी करंट से मर गया। तो मुझे लगा कि शायद कहीं लोगों ने लापरवाही किया होगा कि तार यूं ही छोड़ दिया होगा। तो हमने पूछा कि उन नौजवानों से, भाई करंट से कैसे मरा बताओ? तो बोला कि नहीं, खंभा पर चढ़े थे और ये छू के देख रहे थे बिजली कैसा होता है, कैसा लगता है। तो ये स्थिति थी राज्य बनने के पहले। और आज मैं कह सकता हूं कि आज गांव के घरों तक बिजली पहुंची। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, ये कह सकता हूं कि भाई विकास काफी कुछ हुआ है, लेकिन काफी कुछ करना अभी बाकी है। सर, कहाँ चूक हुई अब तक? अगर झारखंड की बात हम करें तो इस राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को कितना नुकसान पहुंचाया था? हालांकि बीते 11 वर्षों से स्पष्ट जनादेश के साथ यहाँ सरकार चल रही है। देखिए, मैं कहूंगा कि चूक क्या हुई कि प्रायोरिटी, जैसे विकास के लिए आप कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी आप तय करेंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हम कोई भी काम को उठाते हैं तो हमको सिचुएशन के पॉइंट तक हमको ले जाना। अब आप देखेंगे उन्होंने तय किया कि भाई बहुत छोटी घटना है जिसकी बार बार प्रधानमंत्री जी उल्लेख करते हैं कि भाई हर गरीबों के घरों तक शौचालय का निर्माण हो। तो उन्होंने एक प्रकार से संकल्प लिया कि भाई नहीं, हमें हर घरों में हम शौचालय लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आज उस काम को उन्होंने पूरा किया। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि गरीबों को हम एक घर हमको उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री आवास। तो आज देश में 4 करोड़ ऐसे आवास बने। तो मैं ये कह रहा था कि भाई हमारे सामने एक टारगेट पॉइंट हम तय करके अगर हम चलते हैं तो हम उस काम को पूरा करते हैं। जैसे जब राज्य बना तो हमने उस समय कहा था कि भाई 2005 तक हम कम से कम राज्य के अंदर में जितनी भी पंचायत मुख्यालय है वहां तक आने जाने की कोई कठिनाई नहीं हो, वहां तक सड़कें बन जाए और नदी नाला में पुल बन जाए। तो एक टारगेट पॉइंट, और आज मैं कह सकता हूं कि उस टारगेट पॉइंट को झारखंड सरकार ने उसी समय 5-6 साल में ही अचीव कर लिया और आप वहां तक गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं। तो हमें लगता है कि बाद के दिनों में सरकार के उथल पुथल हुआ तो कोई टारगेट पॉइंट सरकार को तय करना चाहिए कि भाई हमें इस काम को पूरा करना। अगर ये तय करेंगे तो जरूर काम होगा, लेकिन लगा कि कहीं ना कहीं पटरी से गाड़ी इधर से उधर फिसलते रही, इस कारण से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो सका। और एक बात और मैं कहूंगा कि कहाँ गड़बड़ होती है, तो मैं 2 बातों को मैं बार बार उल्लेख करता हूं कि विकास के बारे में, कि मैं कहता हूं कि भाई 2 शर्तें हैं, उसको पहले पूरा करना। पहली शर्त क्या है? सुरक्षा की भाव, यानी कानून व्यवस्था ठीक हो। आप याद करिए, झारखंड जब बन रहा था या बना नहीं था, उस समय झारखंड की हालत क्या थी? चारों तरफ उग्रवाद था। अब यहां से रात में आप पलामू की ओर गाड़ी नहीं जाती थी, चतरा की ओर नहीं जाते थे, गिरिडीह से आप धनबाद नहीं जा सकते थे, गिरिडीह से आप जीटी रोड नहीं आ सकते थे। रात में गाड़ियां बंद होती थी, कन्वॉय करके लोगों को ले जाते थे। कहने का मतलब एक भय का माहौल था। किसान गांव घरों को छोड़ चुके थे जो बड़े किसान थे, और शहर में खेती बाड़ी भी छोड़ दिया था, प्लान कर गए थे। तो राज्य बनने के बाद कानून व्यवस्था ठीक हुआ। तो मैं कह रहा था कि एक तो कानून व्यवस्था ठीक होने चाहिए, आज पूरी तरह से वो भी ठीक नहीं हुआ। आज भी भय का माहौल होता है, कोई निर्भीक हो करके कोई टूरिस्ट या पर्यटक कोई कहीं भी जा करके रुक सके, ठहर सके, कोई सिचुएशन नहीं बना। सर, कई बड़े नेताओं को भी झारखंड ने। फिर दूसरी बात मैं कहता हूं कि सुशासन की, यानी करप्शन फ्री शासन होना चाहिए, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज तो लोग अंचलों में जाते हैं, थाना में लोग जाते हैं तो कहते हैं कि साहब बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। आम लोग परेशान है।
और कोई भी काम के लिए किसी भी विभागों में जाने से बिना पैसे से काम नहीं होता है। और ये मैं कहता हूं कि ये ऊपर से ठीक होता है, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड की जो विकास के रास्ते में ये दो चीजें रोड़ा है। एक तो हमने कहा कि सुरक्षा के भाव का पैदा करना, यानी कानून व्यवस्था ठीक हो, और दूसरा सुशासन हो, यानी भ्रष्टाचार मुक्त शासन। ये सरकार ही इसको आपको कर सकते, दूसरा कोई तो और नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं कह सकता हूं चारों तरफ कहीं भी जाएंगे भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती है, गांव में लोगों से पूछिए। तो इस कारण से राज्य की जो विकास की जो गाड़ी है वो पटरी से बेपटरी हो गई है। सर, आप नेता विपक्ष की भूमिका में भी है, सरकार को इस भ्रष्टाचार के विषय में आपकी सलाह क्या होगी कि कहां फोकस करे ताकि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का रहा है करप्शन, जिसने राज्य को कई बार शर्मसार भी किया है, ये दूर हो सके? आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, मैं सरकार को तो बार बार मैं कहता हूं, एक तो सरकार को तय करना होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में अफसरों से पैसा लेना बंद कर दे। पहली शर्त है, जो आज चारों तरफ सुनाई देता है कि डीसी इतना पैसा दे करके गया है, एसपी इतना पैसा ले करके गया है, थाना इतना में बिक रहा है, ये सार्वजनिक रूप से चर्चाएं होती है सड़कों पर, कहीं भी आप पूछ सकते हैं लोगों से, वहां लोग बताएंगे। तो पैसा लेना ट्रांसफर पोस्टिंग में लोग बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यही अवसर है, आज बंद कर दे कल से सब ठीक हो जाएगी। कल से लोग डरने भी लगेंगे, पब्लिक से कोई इस प्रकार के कामों को रोकेंगे नहीं, पब्लिक को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। ये इसका सिंपल फंडा है। मैं तो बार बार लोगों से कहता हूं इतना काम करो तो देखो अपने आप सब ठीक हो जाएगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है, चर्चा इसी के चारों तरफ हो रही है। बाबूलाल जी, आप मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लगातार आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि सरकार यहां गड़बड़ कर रही है, यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पद के डीजीपी अब तक पद पे हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको आप लगातार और आपकी पार्टी प्रमुखता से उठाती है। तो मुख्य विपक्षी दल के नाते इस सरकार के खिलाफ क्या सड़कों पर भी पार्टी उतरेगी? नहीं, सड़कों पर भी उतरेगी। अभी हम लोगों ने तय किया है 24 तारीख को ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने की। तो पार्टी आवाज भी उठाती है, सड़क पर भी उठाती है, सदन में भी उठाती है, लेकिन करना तो सरकार को है। हम तो आवाज ही उठाएंगे और तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत जगह तो एक आध दिन हम सड़क में कहीं क्या करते हैं, दफ्तर को जाम करेंगे एक आध घंटा 2 घंटा के लिए, ताकि सरकार के संज्ञान में बातें आए। काम तो करना है सरकार को। अगर सरकार ये मान लेती है कि भाई चलो विपक्ष का काम है हल्ला करना, तो हल्ला करने दो, कितना हल्ला करेगा, थक जाएगा। और हमें जो करना है हम वही काम करेंगे, तब तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसका तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा, जो आज भुगतना पड़ रहा है। बाबूलाल जी, झारखंड की लड़ाई 2 नामों से लड़ी गई थी, वनांचल और झारखंड। अब अगर 25 सालों के बाद लगातार अखबारों में हम लोग देख रहे हैं आंदोलनकारियों का चयन हो रहा है, लेकिन वनांचल नाम से जिन लोगों ने आंदोलन किया है उनको आंदोलनकारी नहीं माना जा रहा है। नहीं, वो गलत कर रही है। हम कह रहे हैं कि अलग राज्य के नाम से जिन लोगों ने भी आंदोलन किया, नाम भले अलग रहा हो, लेकिन हम अलग राज्य के नाम पर जिन्होंने अलग आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, कई एक अवसर ऐसे भी आए जो हम लोग प्रत्यक्ष सड़क पर थे, रेलवे ट्रैक पर भी एक एक रात हम लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया है। तो अगर ये सरकार सोचती है कि भाई हम ही आंदोलन किया और तभी अलग राज्य बना, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की भूल है। गुरुजी को भी आंदोलनकारी का दर्जा कल परसों में मिला है। हम तो कहां का, हम तो कह ही रहे हैं कि वो आंदोलन किया है, वो उन्होंने भी, लेकिन उन्हीं ने अकेले किया, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पहले से भी आंदोलन किया। अगर आप देखें झारखंड राज्य की आंदोलन जयपाल सिंह से लेकर के चला और अलग अलग पड़ाव रहा। फिर बाद में शिबू सोरेन आए। शिबू सोरेन के बाद हम कह सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य की आंदोलन को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में ने उसको मोहर लगाए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड राज्य बनाएंगे। और 1988 के बाद कोई बहुत समय नहीं रहा और पार्टी फिर आंदोलन प्रारंभ किया अलग राज्य के लिए, यहां की इकाई को स्वतंत्रता दी
और उसके बाद जैसे ही 98 और 99 में सरकार बनी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और उस समय तो हमें याद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ही एमपी थे 99 में, वो राजमहल से थे हेमलाल मुर्मू, क्योंकि हम भी पार्लियामेंट में थे, हम भारत सरकार में उस समय मंत्री हुआ करते थे। और मुश्किल से कितना 98 और 99 और 2000 में बनता है, 2.5 साल ही बीता होगा, और 15 नवंबर 2000 को एनडीए गवर्नमेंट ने अलग झारखंड राज्य बनाया। तो अगर आप तो कहें पार्टी के नाते और सरकार के नाते, तो सरकार तो एनडीए की सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, और पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य की एक प्रकार से मोहर लगाई, और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। अगर उस समय शायद बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो मैं समझता हूं कि राज्य तब तक नहीं बनता जब तक बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनती, क्योंकि बाकी लोगों की तो ऐसे ही लोग राजनीति करते थे, बाकी उन लोगों को खरीद फरोख्त करना वो पुरानी घटना हो चुकी है, हर कोई जानता है कांग्रेस ने क्या क्या किया जेएमएम वालों के साथ, अलग राज्य के आंदोलनकारियों के साथ, चाहे जयपाल सिंह हो चाहे शिबू सोरेन हो, और अलग राज्य आंदोलनकारियों को कैसे अपने पल्ले में किया पैसे दे करके, ये पूरा दुनिया जानती है इस बात को। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर झारखंड आंदोलनकारी तो असंख्य रहे हैं, हम लोग भी आंदोलनकारी रहे हैं, और तभी आज झारखंड राज्य बना है। बाबूलाल जी, स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत लंबे समय से लंबित है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, और दूसरा पूर्व की सरकार जब भाजपा की यहां पर थी तो दलगत चुनाव 2018 में निकायों के हुए थे, इस सरकार ने उसको टर्न डाउन कर दिया। नहीं, अब तो सरकार को चुनाव करानी चाहिए, लेकिन हमें लगता है सरकार की इरादा ही नहीं है चुनाव कराने की। अगर उनकी नेक इरादा होती सरकार की तो जो ट्रिपल टेस्ट था तो कब के कर लिए होते, लेकिन जानबूझ करके जिसको कहते हैं कि अपने पूरे पावर को अपने पास रखना ताकि पावर का कोई विकेंद्रीकरण नहीं हो, तो इस कारण से राज्य सरकार संभवतः ये चुनाव को टालते जा रही है, क्योंकि उनको सुविधा होता है प्रशासक के हाथों डील करने में, और नहीं तो कोई कारण नहीं था कि चुनाव नहीं कराने का, आराम से वो करा सकते थे और करा देते, लेकिन जानबूझ अभी भी कोई आता पता नहीं चल रहा है कब चुनाव होगी। बाबूलाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। बीते 2 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जो उम्मीदें थी लोगों को उस अनुरूप नहीं आ पाई। 24 के चुनाव की हार की समीक्षा आप लोगों ने की, क्या वजह पाया? देखिए, कोई चुनाव का परिणाम एक कोई वजह नहीं होता है, अनेक वजह है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन सारे वजह को हम सब लोगों ने पहचाना है, और उसके हिसाब से हम सब लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी हार या जीत का कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। उन सारे कई कारणों को हम सब ने चिन्हित किया है, पहचाना है, और आगे के लिए हम लोग रास्ता तय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सुन रहे थे बाबूलाल मरांडी जी को, जिस तरीके से उन्होंने 25 साल के झारखंड के सफर में और अपनी पार्टी के विषयों पर बताया। तो ये सफर हमारा अभी आगे भी जारी रहेगा। कई और मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये जो 25 साल का झारखंड का सफर है, ये इसमें झारखंड ने कहाँ चूक की, झारखंड को आगे कहाँ पहुंचना है, और कैसे मजबूती के साथ एक पहचान राष्ट्रीय फलक में बनानी है।